लंच अच्छे से हो गया? रोनित मैच हो गई होगी। जो पेंडिंग है लिखने का वो लिख लेते हैं। लिखो। स्पीकर शुरू कर। अच्छा 92 दिख रहा है यहाँ पे। 87.5 आता है ना। 87.5 ना। हाँ, चार्जिंग का निकाल दे उसमें, वो आवाज़ कर कर करता है। डन। तेरा फोन फोन किसका है? चार्जिंग को है। आगे रिपीट रिपीट मत बोला कर मुझे। रुद्र ab initio from starting, it means from starting. रुद्र you want writing in writing? एक्सप्रेस चाहिए तेरे को और ज़्यादा? कांटेक्ट में नहीं आ सकती साइन माइनस कहाँ से लिखा मैम आपने? क्या बुक से? मतलब कितना छोड़ना है स्पेस? उसे छोटा हाँ किया है ना, उसमें शुरू लिखा है। वो ज्वाइन नहीं है। अभी चालू की है। श्रद्धा को मैसेज डाला। इधर का पंखा शुरू नहीं होगा। मैं फिर उधर ही बैठ गर्मी हो रही है। बैठ जा, हो जाएगा नॉर्मल। इधर बैठ जा, हो जाएगा नॉर्मल। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बैठ जा। नहीं होगा ना? कुछ नहीं होता। बहुत गर्मी होती आ जाती है हवा, इधर की हवा आ रही है। है। होती है।
जल्दी आना समझता नहीं है क्या? हाँ। क्यों रुद्र? और वो कौन है? वेदांत। ब्रेक कितने बजे खत्म हो जाता है अपना? एक सेकेंड, रो मत। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है। कंडक्ट ऑफ द पार्टीज है। रीड कर लेना एक बार, फिर आगे का पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी कॉज ऑफ बिजनेस है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है।
रीड पैरा एंड जो लिखा है वो कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ लो। फिर हम इम्प्लाइड के आगे के पन्ने देखने जा रहे हैं कि इम्प्लाइड जो हमने क्या देखे हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी जो देखे है उस केसेस में और 4 कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। दो लाइन नीचे का, दो लाइन नीचे का। यस, ऑल डन। क्यों लिखा नहीं हुआ, फोटो निकाला तो फोटो क्यों निकाला? ऑल गुड, यहाँ तक समझ में आया सब? कोई दिक्कत नहीं है पक्का? ऐसा समझ के हम आगे बढ़ रहे हैं अभी। ओके, अब तक हमने क्या देखा? हमने 2 पेजेस ही कंप्लीट किए हैं ना, 2 पेजेस, बट आपके घुल के पी गए हो आप, ऐसे में समझ में आ रही हूँ। ठीक है, चलो अब हम देख रहे थे जहाँ पे हमने देखा कि अथॉरिटी के हिसाब से 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब हम देख रहे हैं प्रॉपर डिटेल में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के 4 चीज़ें दिख रही, 4 वे से अपने को देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि भाई पहला, एजेंसी बाय एस्टॉपल। सेक्शन 237 डील करता है एजेंसी बाय एस्टॉपल। ठीक है, ये तो सारे लास्ट टाइम के क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के बारे में अलग अलग ढंग से पूछा गया है। अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, बात एक ही रहेगी कि एजेंसी बाय एस्टॉपल। ये हम बाद में रीड करेंगे, पहले हम आंसर रीड करते हैं। देखो, एजेंसी बाय एस्टॉपल होता क्या है? वेयर द प्रिंसिपल, वेयर, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेयर द प्रिंसिपल बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट willfully induce another, willfully induce another person to believe that a certain person is his agent, he is subsequently prevented or stopped from denying the fact of agency. According to section 237 of the contract
एंड एजेंसी बाय एस्टॉपल मे बी क्रिएटेड व्हेन फॉलोइंग इसेंशियल आर फुलफिल। बात आती है, देखो सुनो, एजेंसी ऑफ एस्टॉपल क्या होता है? एजेंसी ऑफ एस्टॉपल मतलब क्या कि जहाँ पे प्रिंसिपल पता है ना अपने कौन है? अपने केस में प्रिंसिपल कौन था? दिग्विजय। जहाँ पे प्रिंसिपल किसी और पर्सन को अपना एजेंट बताता है विलफुली, या कोई स्टेटमेंट पास करता है या कोई से एक्ट करता है जिसके वजह से थर्ड पर्सन को ये लग जाता है कि हाँ भाई ये इसका एजेंट है, उसके बाद वो डिनाई कर देता है, स्टॉप कर देता है कि भाई ये तो मेरा एजेंट है ही नहीं। बट एक्चुअली उसके कंडक्ट के वजह से सामने वाले थर्ड पर्सन को ये लगा कि भाई ये एजेंट है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। अब अगर आप ऐसी हरकतें करते हो जिसके वजह से सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि ये आपका एजेंट है और उसके बाद आप डिनाई कर देते हो, तो वो चलेगा नहीं। आप ऐसा नहीं बोल सकते अरे मैंने तो रिटर्न और ओरली तो बोला ही नहीं था, एक्सप्रेस किया नहीं, बट आपका कंडक्ट ने ये शो किया कि दिस इज अ पर्टिकुलर पर्सन इज योर एजेंट। समझ में आ रही है आपको बात? जो लाइन हमने पढ़ी वो समझिए कि अगर देखो स्टॉपल क्या होता है, वेयर कोई एक प्रिंसिपल अगर अपने कंडक्ट से या अपने विलफुली दिए गए स्टेटमेंट से किसी और पर्सन को ये बिलीव कर देता है, भरोसा दे देता है कि ये जो सर्टेन पर्सन है ना ये मेरा एजेंट है, और उसके बाद भरोसा देने के बाद वो पार्टी एक्ट कर देती है और उसके बाद वो उसको डिनाई कर देता है कि अरे भाई ये तो मेरा एजेंट है ही नहीं, और स्टॉपर मतलब स्टॉप कर देता है, डिनाई कर देता है कि दिस इज नॉट माई एजेंट, तो इस हिसाब से आप ऐसा बोल के अपने बात से मुकर नहीं सकते, बिकॉज ही बिकम योर एजेंट एंड यू आर बिकम योर प्रिंसिपल बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल एस्टॉपल, बिकॉज ऑफ द एजेंसी बाय एस्टॉपल, प्रिंसिपल बाय एस्टॉपल। समझ में आ रही है बात? देखो, बट अगर मुझे ये बताना है कि भाई यहाँ पे जो है ना ये एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट स्टॉपर से या इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ है, तो मुझे कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स है जो मुझे आपके कॉन्ट्रैक्ट में फुलफिल करने पड़ेंगे, शो करने पड़ेंगे कि भाई हाँ सच्ची में यह बंदा ने स्टॉपर ऑफ एजेंसी को क्रिएट किया है। तो ऐसे कौन से चीज़ें हैं, तो हम बात करेंगे ऐसे 5 इसेंशियल एलिमेंट है कि अगर आपको स्टॉपर से शो करना है। फॉर एग्जाम्पल मैम ये भी छोड़ दो, मुझे आपके रियल केसेस से बताओ। तो हमारे केसेस में क्या था, इसने बोला था मैम ड्रॉ, हमारे 3 लोग, ओके विजय ने रोनित के सामने ऐसा शो किया, विजय ने, स्टोरी सुनो, इट्स अ स्टोरी टाइम। विजय ने रोनित के सामने ऐसा शो किया फॉर डीलिंग फॉर अ कार दैट ही इज माई एजेंट। रोनित के सामने विजय ने शो किया कि भाई अरे ये अपना ही एजेंट है, अपना ही इंसान है, अपना सारा काम यही संभालता है, मेरे बहुत सारे, इसके पास विजय के साथ बहुत सारी कार्स है। फिर कृष्णा और रोनित के पास आता है फॉर द कार सेलिंग। कृष्णा को, रोनित को लगता है हाँ भाई कृष्णा तो रोनित का एजेंट है, अगर कृष्णा कुछ रोनित के बारे में बोल रहा है तो सच ही बोल रहा होगा। रोनित इज द थर्ड पार्टी जो बिलीव करता है कृष्णा के वर्ड के ऊपर। अब हो मेरे स्टोरी में साथ में, रोनित इज अ थर्ड पार्टी बिलीव करता है कृष्णा के कि भाई कृष्णा बोलता है कि विजय अपनी एक कार सेल करना चाहता है, उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए, क्या तुम लेना चाहोगे? रोनित बोलता है यस मैं लेना चाहूंगा। यहां तक साथ हो? अब रोनित ने रिएक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद सब्सिक्वेंटली विजय बोलता है जब कार देने की बारी, अरे भाई काय की कार, काय का पैसा, मुझे मेरी कार सेल नहीं करनी है। रोनित बोलता है भाई ये कृष्णा आया था मेरे पास कि यू आर इंटरेस्टेड टू सेल योर कार। अरे भाई मैं थोड़ी आया था, भाई वो तो तेरा एजेंट है ना। अरे मैंने कब बोला वो मेरा एजेंट है, अपने मन से कुछ भी बोल रहे हो तुम। फिर तुम बोलोगे याद कर वो घड़ी जब हम तेरे यहाँ पे आए थे एंड यू हैव इंट्रोड्यूस दिस पर्सन एंड यू हैव पास द सेंटेंस दैट ही इज माई एजेंट, ही इज वर्क फॉर मी, एजेंट रिलेटेड आपने कोई भी स्टेटमेंट, और उससे हमको बिलीव हो गया दैट ही इज योर एजेंट एंड यू हैव अ नॉलेज दैट ही, आई नो दैट ही इज योर एजेंट, और आपने उसको अपोज भी नहीं किया। अगर मैं थर्ड पर्सन रिएक्ट कर देता है ऐसे चीजों के ऊपर, आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो ही गया।
देखो कौन सी ऐसी इसेंशियल एलिमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी कि भाई पहली बात प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। प्रिंसिपल ने क्या करना चाहिए? रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, मतलब विजय ने रिप्रेजेंट करना चाहिए कृष्णा को अपना एजेंट। द रिप्रेजेंटेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसने डायरेक्टली बोला अरे ये मिलो कृष्णा इज माई एजेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई यही सब कुछ संभालता है, जा लेके आ जा रेंट। एक दो बार उसने सेम एक्टिविटी की थी, थर्ड बार भी सेम एक्टिविटी की, हो सकता है। देखो ना, अगर आपके बहुत सारे घर है, पापा ने बोल दिया अरे जा वो घर से रेंट लेके आओ, पहले बार वो आपके जो टेनेंट लोग हैं वो पूछेंगे हाँ सच्चे में आपके बेटे के पास दे दूँ ना पैसा, दे दूँ ना पैसा? पापा बोलेंगे हाँ दे दो। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, आपने दे दिया, टेनेंट ने भी दे दिया, आपने भी लिया, तो चौथी बार वो टेनेंट पूछेगा क्या? नहीं। ही इट विल बी इम्प्लाइड दैट यू हैव द अथॉरिटी, क्योंकि लास्ट टाइम भी तो ट्रांजैक्शन हुए हैं ना। तो ऐसे ही आता है कि देखो रिप्रेजेंटेशन में भी एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। थर्ड, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट द एजेंट हैज एन ऑथोरिटी टू डू अ सर्टेन एक्ट ऑल्दो रियली ही हैज एन ऑथोरिटी। रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि भाई ऐसा शो हो रहा है कि एजेंट के पास अथॉरिटी है, हालांकि एक्चुअली उसके पास अथॉरिटी नहीं है। विजय बोल रहा है मेरी सारी कार की चीजें यही डिसाइड करता है, यही डील करता है, एक्चुअली डिसाइड विजय ही करता है, बट वो शो क्या कर रहा है कि अरे यही डिसाइड करता है और उसके आगे मैं नहीं जाता हूं। समझ में आ रही बात? दूसरा एग्जाम्पल, रुद्र और अर्पिता, इनके पास कार है, इनके पास दो तीन कार है। रुद्र ऐसा शो करता है कि चलती मेरी ही है, रुद्र ऐसा शो करता है अरे मैं ही हूं जो है वो, ओनर कौन है? अर्पिता है, हर चीज की मालकिन अर्पिता है। रुद्र अपना ऐसा वो दिखाने के लिए, वट दिखाने के लिए, यू नो ना वट, नहीं वट बोले तो स्टैंडर्ड नहीं, वट बोले तो क्या होता है अपना दबदबा, अथॉरिटी बोल सकते हैं। वट दिखाने के लिए वो बोलता है अरे सारे डिसीजन मेरे होते हैं, क्या बेचना है क्या खरीदना है, आई विल डिसाइड, हु इज शी, आई डोंट इवन कंसिडर, बट अंदर बिगी बिल्ली। समझ में आ रही सीन? तो अगर ये ऐसा शो कर देता है और सामने वाला बंदा इसके बातों में आके ये जो वर्ड उसने दिए है इससे ट्रांजैक्ट कर देता है और कार सेल कर देता है और अर्पिता उधर से आती है, भाई क्या भाई गलत हो गया, बट जो भी है क्या ही है, नहीं चलेगा। क्या अर्पिता कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती, ट्रांजैक्शन अलाउ होगा, क्योंकि जब ये बंदा स्टेटमेंट दे रहा था शी नोज, वो भी चुप थी, मतलब उसने हाँ बोला, उसने डिनाई नहीं किया। उसने तब भाई घर की बात घर में, बाहर थोड़ी शो करते कि किसकी क्या चलती है क्या नहीं चलती है। उसको भी ऐसा लगा कि ठीक है जो बोल रहा है बोलने दो, अपन भी एक दो चीजें बोल देंगे, बोलने से क्या ही होता है, बोलने को पैसे थोड़ी लगते हैं, ऐसा उसने भी सोच लिया। बट इससे भाई एजेंसी बाय एस्टॉपल आ गया ना। समझ में आई आपको स्टोरी? देखो तो आएगी आएगी, तू तो रहने ही दे। चलो तो भाई देखो बात ये हो रही है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट, आपका रिप्रेजेंटेशन में स्टेट करना चाहिए कि जो भी एजेंट है उसके पास अथॉरिटी है कुछ एक्ट करने की, बट एक्चुअली उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। ये शो कर रहा है इसके पास अथॉरिटी है कार सेल करने की, बट क्या इसके पास अथॉरिटी है? नहीं। पता चला घर में सोफा इधर से डायरेक्शन इधर भी हटाना है तो ये हैव टू आस्क मैम कहना है, if she say yes then you can proceed, if she say no चलेगा नहीं। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल मस्ट हैव इंड्यूस द थर्ड पर्सन बाय सच रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या, आपने जो रिप्रेजेंटेशन किए है उससे थर्ड पर्सन प्रभावित होना चाहिए। द थर्ड पर्सन शुड एक्ट, द थर्ड पर्सन मस्ट हैव बिलीव एंड रिप्रेजेंटेशन एंड मेड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिलीव ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पर्सन आपने जो बोला है उससे प्रभावित होना चाहिए, आपकी बात सुननी चाहिए, सुनने के बाद आपने जो चीजें कोट की है ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन ही हैव टू रिएक्ट, उसने वही इंफॉर्मेशन पे रिएक्ट करना चाहिए। अगर ये पांचों चीजें कंप्लीट होती है तो मैं क्या बोलूंगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट एजेंसी बाय एस्टॉपल है।
देखो एजेंसी ऑफ स्टॉफल मतलब क्या होता है, जब प्रिंसिपल अपने कुछ एक्ट से या अपने कुछ स्टेटमेंट से पास, जो विलफुली पास करता है, किसी और पर्सन को बिलीव कर देता है कि ये सर्टेन पर्सन मेरा एजेंट है, एक्चुअली नहीं होता। अब बात आती है कि एजेंसी बाय स्टॉपल से आप बाइंडिंग हो जाते हो, बट कौन सी ऐसे एसेंशियल एलिमेंट है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए तो जाके इसे एजेंसी बाय स्टॉपल बनेगा। तो हम बात करेंगे 5 इसेंशियल एलिमेंट होनी चाहिए। पहला, आपने जो रिप्रेजेंटेशन किया है वो प्रिंसिपल ने किया है। सेकेंड चीज आनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। थर्ड चीज आनी चाहिए कि भाई आप जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो ना, जो प्रिंसिपल जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है ना, वो शो कर रहा है कि ये सर्टेन प्रिंसिपल, सर्टेन पर्सन मेरा एजेंट है और उसके पास अथॉरिटी है, बट एक्चुअली उसके पास अथॉरिटी नहीं होती है। फोर्थ चीज बात कर रही है, थर्ड पर्सन जो बात हो रही है, हम थर्ड पर्सन, वो इंड्यूस्ड होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं आपकी बातों में आना चाहिए। अगर वो बातों में आ गया तो उसने रिएक्ट भी करना चाहिए, और जो आपने गलत बात बोली है उसको उसने ट्रू बिलीव करके रिएक्ट करना चाहिए। इसने बोल दिया अरे अपनी भाई, तेरा भाई का ही तो सब कुछ चलता है, तेरे भाई के हाथ में ही पावर है, तो रोनित ने उसके बात पे यकीन होना चाहिए, दैट इज अ इंड्यूस्ड। अगर बातों में आ गया तो उसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए, भाई तेरी गाड़ी बेचेगा क्या, अगर तेरे पास अथॉरिटी है तो मुझे चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। समझ में आ रही बात? अगर ये पांचों चीजें हो रही है तो मैं क्या बोलूंगी, आपका एजेंसी बाय स्टॉपल हो रही है। और अगर एजेंसी बाय स्टॉपल आया और बाद में आपने मना भी कर दिया तो यू आर बाउंड टू डू दिस। अर्पिता ने मना भी कर लिया, इसको बेचना पड़ेगा और रोनित को फुलफिल करना पड़ेगा। अर्पिता बाद में ये नहीं बोल सकती अरे काय का चीज, अरे ही इज बिकम योर एजेंट बाय स्टॉपल ना, हाउ कैन यू स्टॉप राइट नाउ, है ना? क्या बात बोल रहे हो मैम, मैं एजेंट बनूंगा क्या? चलो एग्जाम्पल पढ़ो, रीड करो एग्जाम्पल, ट्राई टू ड्रॉ। देखो क्या है एग्जाम्पल, ए कंसाइन अ गुड टू बी फॉर अ सेल। ए ने कुछ, दूसरा माइक दे, ये शुरू था यार। शुरू है। हेलो, चार्जिंग को है क्या वो? फिर भी आवाज कर रहा है। यस, ए कंसाइन अ गुड टू बी फॉर अ सेल एंड गिव हिम इंस्ट्रक्शन नॉट टू सेल द बिलो अ फिक्स प्राइस। देखो ए ने कुछ गुड दिए है बी को और उसको इंस्ट्रक्शन दिए है कि भाई एक फिक्स प्राइस दिया है और उसके नीचे तू गुड सेल नहीं करेगा। सी इग्नोरेंट है कि भाई बी को क्या इंस्ट्रक्शन मिले हैं कॉन्ट्रैक्ट में, ब्ला ब्ला द थिंग। अब यहाँ पे बात हो रही है, बी के इंस्ट्रक्शन के बारे में सी को पता नहीं है और वो बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाता है जहाँ पे वो बी से गुड बाय करता है। वो मतलब कौन, सी। अब वो जो गुड बाय करता है, जो प्राइस पे बाय करता है, वो प्राइस लोअर होती है जो ए ने फिक्स की गई है। A is a bound by the contract because A cannot plead that he had given an instruction to B to not to sell the goods below the certain price, and agency by estoppel is consequently deemed between a and B। देखो क्या हुआ है, A ने B को कुछ गुड दिया है प्लस इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई
ये जो फिक्स्ड प्राइस है इसके नीचे आप नहीं बेचोगे। एक पर्सन है सी जिसको ये इंस्ट्रक्शन के बारे में पता नहीं है, वो सी बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर देता है जहाँ पे प्राइस लोअर होती है जो भी फिक्स्ड है उससे। बी बोलता है भाई ये तूने क्या किया। अब बी और ए एक में का देखते रहेंगे कि क्या करना है उसको और क्या नहीं करना है। बट अब बात आती है ये जो सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है गुड बेचने का वो वैलिड है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ए ये बिल्कुल नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने बी को ये इंस्ट्रक्शन दिया था कि इतने ही प्राइस पे बोलना है करके, इतने ही प्राइस पे बेचना है करके। अब देख ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा और जो भी आपको डिफरेंस लग रहा है अमाउंट में वो ए और बी एक मिक्स से देखते बैठेंगे, उसमें सी का रोल नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे बी एक एजेंट बन चुका है, एजेंट बाय स्टॉपर। वो ए ले सकता है क्या बी से बाकी काम? हाँ वो ले सकता है, वो देखते बैठेंगे। इफ ए बी इज अ कॉम्पोनेंट पार्टी, एजेंट अगर अच्छा है साउंड माइंडेड है एंड मेजर है, बी को सेट आउट करना पड़ेगा ऐसे क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाके काम किया है। समझ रहा है आपको? ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर दो वो एग्जाम्पल। अब देखो ये जो है मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था, वही रेंट का एग्जांपल है। इफ पीएल द प्रिंसिपल हैज फॉर अ सेवरल मंथ परमिटेड सुनील टू बाय अ गुड ऑन अ क्रेडिट फ्रॉम द प्रसाद एंड हैज पेड फॉर द गुड bought by the Sunil, PL cannot later refuse to pay the Prasad who had supplied goods on a credit to Sunil in the belief that he has a PL's agent and was buying the goods on behalf of a PL. PL is estoppel from asserting that Sunil is not his agent because on an earlier occasion he permitted Prasad to believe that Sunil was his agent and Prasad had created in a belief. क्या हुआ है देखो, ये एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ। ये पीएल प्रसाद और सुनील का एग्जाम्पल है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं नॉर्मली एग्जाम्पल दे देती हूँ। ए बी सी। ए ए कौन है? प्रिंसिपल है। ए कौन है बेटा? प्रिंसिपल है। फॉर सेवरल मंथ ए बी को अलाउ करता है कि भाई तू जा और सी से क्या कर, गुड क्रेडिट पे ले, ठीक है। और पेमेंट कौन करता है उसका? ए कर देता है, ठीक है। अब बहुत मंथ हो गए और ऐसा चालू था। आफ्टर सम मंथ सी को पता है कि भाई बी एक एजेंट है क्योंकि बी क्रेडिट पे गुड लेता था सी से और पेमेंट करता था ए। उसके बाद कुछ मंथ हो गए, फॉर 6 मंथ ऐसा हो रहा। फिर 7 मंथ में बी ने फिर से गुड ऑर्डर किए सी का, सी ने बोल दिया हाँ भाई दे देता हूँ। और फिर पेमेंट की बारी आई, ए बोल रहा है भाई ये मेरा एजेंट है ही नहीं। क्या ए अब ऐसा कंटेंट कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि आपके पास सेवरल एक्शन से ये प्रूफ हो गया कि ये आपका एजेंट है। अब आप इसको रोक के कॉन्ट्रैक्ट को तो इन नहीं कर सकते हो ना भाई। समझ में आया? तो दिस इज द एग्जांपल। दोनों एग्जांपल पढ़ो और रीड कर, ड्रॉ करो अपने बुक में, रीड करो और ड्रॉ करो। अरे बाबा ये ऐसा कुरकुर कुरकुर कर रहा है। वो बंद किया है हाँ? दूसरा है। बंद है दूसरा माइक? इसका वायर भी टूट गया। इसका वायर वायर हिल रहा है उसका। हिल रहा है। ड्रॉ इन अ डायग्राम वे, डायग्रामेटिक वे। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की थी मैंने।
गर्मी ही नहीं है, कहाँ गर्मी हो रही है? मुझे हो गया। तुझे पीछे जाने के बहाने ढूंढ रहे हैं तू। उधर बैठो, वो फैन लगा। यहाँ का फैन नहीं लगेगा। उधर जा। यहाँ बैठ, पीछे वाला फैन लगा ना, तू जाना। इधर बैठ जाओ भाई। हाँ, ये बॉस बेंच पे बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। छोटा होता है। कुछ भी, तू भी तो तेरे को छोटा कैसे सा पता है। भाई इतनी छोटा ही है? हाँ ना। इधर नहीं। ड्रॉ किया, डायग्रामेटिक फॉर्म है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी के बारे में। अब यहाँ पे बात आ रहा है, देखो क्या बोलता है, अगर एन एजेंसी ऑफ अ नेसेसिटी अराइज ड्यू टू सम इमरजेंट circumstances, in emergency a person is authorized to do what he cannot do in ordinary circumstances. Thus, where an agent is authorized to do a certain act and while doing such act an emergency arise, he acquire an extraordinary or special authority to prevent the principal from loss. देखो ये जोड़ दो, एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या हुआ है। अरे पेज खत्म। हमारे एग्जाम्पल में कौन था? विजय, कृष्णा। ठीक है, विजय और कृष्णा का एग्जाम्पल देते हैं। विजय है कहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल तेरे को कौन सी कंट्री पसंद है रे? चलो, विजय है स्पेन में। अब बात आती है कि भाई कृष्णा है इंडिया में। तो अब बात आती है कृष्णा की कोई प्रॉपर्टी है जो इंडिया में सिचुएटेड है और उसका केयर टेकर कौन है? कृष्णा है। फॉर एग्जाम्पल फार्म, यू नो फार्म हाउस। विजय हैव अ वेरी गुड एंड बिग फार्म हाउस जो इंडिया में बहुत अच्छे लोकेशन पे सिचुएटेड है। उसको केयर टेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कृष्णा के पास है, विच इज़ अ ऑर्डिनरी। अब केयर टेकर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वही कृष्णा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस केस में। अब विजय स्पेन में मस्त बैठ के आराम से एंजॉय कर रहा है उधर की लाइफ। अब यहाँ पे इंडिया में आग लग जाती है। क्या लग जाती है बेटा? आग लग जाती है, मस्त वाली, एकदम भड़का जाता है। पता चला वो जो क्या बोलते हैं, जो प्लेन क्रैश हुआ वो वही हो गया, ऐसा समझ लो, अजित दादा पवार। तो उस वजह से आग लग गई। और ये जो फार्म है यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे। अब ये कृष्णा को ये एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप लेने पड़े। वो स्टेप उसके ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑर्डिनरी क्या बोलते ड्यूटीज के बाहर थे, और जितना उसको क्या दिए थे उन्होंने, पावर दिए थे, उसके बाहर थे। आउट ऑफ द पावर उसको काम करना पड़ा। अब यहाँ पे बात आई, कृष्णा विजय से बात करने का ट्राई कर रहा था कंटिन्यू, बट विजय कहीं और ही बिजी था, जिसकी वजह से विजय उसका फोन ही नहीं उठा पा रहा। वो उसको पहुंचने तक का बहुत ट्राई किया, अरे भाई मैं ये करूं क्या, अरे भाई मैं करूं क्या, मुझे बोलना है। कॉल उठाने में पा ही नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ बिजी था। कहाँ बिजी थे? बिजी होंगे कहीं मीटिंग में, बिजनेस मीटिंग में, ठीक है ना। तो अब बात आ रही है कि भाई अब इस केस में कृष्णा के पास इम्प्लाइड पावर आ जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएंगे। पहले उसके पास ऑर्डिनरी पावर थे, बट ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई जिसकी वजह से भाई जो प्रिंसिपल था उससे बात करना पॉसिबल नहीं है। आप जो भी एक्शन ले रहे हो वो गुड को प्रोटेक्ट करने के लिए ले रहे हो, आप ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हो। आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइट आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, और आपको प्रिंसिपल ने अब तक कंसेंट नहीं दिया है, बट आपने ट्राई किया प्रिंसिपल तक पहुंचने के लिए, बट आप विद सम रीजन प्रिंसिपल तक पहुंच नहीं पा रहे हो, बिकॉज प्रिंसिपल हमारा कहीं और ही व्यस्त है। समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो, राजा के पास एक बहुत मस्त से फार्म हाउस है जिसका शाम क्या है, केयर टेकर है। वेन राजा इज इन कैनेडा देयर इज अ ह्यूज फायर ऑन अ फार्म। Sham become an agent of necessity for a Raja so as to save the property from being a destroyed on fire.
राजा द प्रिंसिपल विल लाइबल फॉर एनी एक्सपेंसेस जो शाम एज ए एजेंट इनकर करेगा फायर से बचाने के लिए फार्म हाउस का। ठीक है, तो अब इस केस में हम बात करेंगे कि कृष्णा अगर कुछ एक्सपेंसेस इनकर करता है वो जो एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, फार्म हाउस को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या उसकी सारी भरपाई विजय देगा? विजय उसके बाद ये नहीं बोल सकता है तेरे को किसमें, तेरे को क्यों चुल थी ये करने की? अरे भाई चुल की क्या बात कर रहा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये करने की, अगर मैं नहीं करता तो तू मेरे ऊपर केस कर देता। मतलब इधर से भी मेरी बचाएगा उधर से भी मेरी बचाएगा, ऐसे कैसे जमेगा? और तू मुझे ऐसा बोल भी नहीं सकता कि भाई मेरे ऊपर है नहीं करके, क्योंकि मैं एजेंट बाय स्टॉपर हूँ इस मामले में। तूने मेरे को इतनी पावर दी थी, बट अदर एक्स्ट्रॉर्डनरी पावर के लिए आई एम बिकम माई एजेंट बाय स्टॉपर। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई एजेंसी नेसेसिटी की वजह से क्रिएट हो रही है तो भी वो वैलिड ही मानी जाएगी। समझ में आ रही है बात? बट वैलिड मानने के लिए कुछ इसेंशियल कंडीशन है जो फॉलो होने चाहिए। पे क्या, जो सिचुएशन है वो इमरजेंसी की होनी चाहिए, आपने ओनर तक या आपने प्रिंसिपल तक पहुंचने की ट्राई करना चाहिए बट आप फेल हो चुके हो, आपने ड्यू टेक केयर करना चाहिए, एक प्रूडेंस मैन की तरह रिएक्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अतिशय वाहियात या विदाउट एनी रीज़न कोई भी एक्सपेंसेस नहीं करने चाहिए, जितनी क्या बोलते हैं जितने रिक्वायर्ड है उतने ही एक्सपेंसेस आपने करने चाहिए। आप आपके मन से इतने एक्सपेंसेस कर रहे हो जिसकी लिमिट ही नहीं, विच इज नॉट नेसेसरी, और उसके ऊपर बिल तो इसके ऊपर ही जाना है, बिल चिपका दिया उसके मुंह पे मार के। ऐसा भी नहीं करना है आपको। यू हैव टू यू हैव टू क्या बोलते हैं, जो भी आप काम करोगे एक्सपेंसेस करोगे आपको उसके हिसाब से ही एक्सपेंसेस करना है कि आप जैसे एक्सपेंस कर रहे हो। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मैन। समझ में आ रही है बात? देखो इसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट, आर यू गाइज रेडी? नेक्स्ट, उधर से तेरे में पावर है कि इधर की दुनिया हिलाने का। पूरा पोपटला है तू, नहीं? हाथ पैर में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। हाँ, छाता नहीं है बट एक्टिविटी कितना चुलबुल 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 है। क्यों, रहने दे, मत दे। रुद्र हमने क्या पढ़ा इसके पहले? इसके पहले एजेंसी वाइज, उसके बाद उसके बाद एजेंसी वाइज क्या होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी? अगर मतलब जो ये क्या बोलते हैं प्रिंसिपल है, वो किसी प्राइवेट लाइफ में उसके कुछ चल रहा हो, मतलब कुछ अपना अपना काम चल रहा हो और एजेंट को उसको कॉल क्या किया, काम चल रहा हो? कुछ कर रहा हो उसका अच्छा, हाँ। एजेंट, अगर उसकी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है उसमें कुछ हो जाए, हाँ। अगर उसकी बहुत नेसेसिटी है एजेंट को कॉल करने की प्रिंसिपल की, और प्रिंसिपल कॉल नहीं उठाता या फिर कोई रिस्पांस नहीं देता, तो जो एजेंट है वो अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है।
और जो एक्सप्रेसेस है वो मैं दुनिया हिला दूंगा, हाँ ऐसे लिखोगे। एग्जाम्पल याद है, स्टोरी याद है, स्टोरी से वो आप प्रोविजन बनाने का ट्राई कर रहे हो, नहीं? है ना? अगर ऐसा लिखा, एक मार्क तो मिलेगा एक भी नहीं मिलेगा। मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आपकी स्टोरी लिख के आएगा सारे पेपर में। मुझे यही लग रहा है तुम स्टोरी चिपका के आओगे। स्टोरी एग्जाम्पल में लिखो, बट उससे प्रोविजन बनाना आना चाहिए। मैंने आपको पेपर बताया ना कल। प्रोविजन बनाने के लिए टाइम है टाइम है। अगले वक्त की बात। चलो नेक्स्ट। भाई देखो, प्रोविजन अगर बन रहा है ना तो कैसे बनेगा? अगर मैंने स्टोरी बताई कि भाई ये बिजी है, तो आप एग्जाम्पल में ना प्राइवेट लाइफ में बिजी है ऐसा मत कोट करना, वो एग्जामिनर चप्पल लेके ढूंढेगा तेरे को, ठीक है? तो आप बात करोगे इफ प्रिंसिपल। इज नॉट एबल टू आगे का बोलो क्या ही बोलना भाई। मैम आंसर के नीचे आपका नाम बारिश में सीएस श्वेता नको नको, सुन। आप कैसे लिखोगे? इफ अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, ओके, तो एजेंट अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज करता है, ठीक है? अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर कब यूज करेगा वो? व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिंसिपल इन इज डेंजर। फर्स्ट ही मतलब उसने प्रिंसिपल तक पहुंचने का ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही इज नॉट एबल टू रीच टू द प्रिंसिपल, and because of that he took a necessary step to prevent the property of the principal. At this situation जो कुछ expenses वो incurred करता है to prevent the property, he have a right to get it back from the principal. In this case principal can't deny that I am not going to give you the expenses which you have incurred. I didn't give you the power to incur this kind of expenses. Agent will say कि भाई I have the extraordinary power in this situation in case of an emergency which I have given by the in section number 237 238. समझ में आ रही बात? There is a implied contract between you and me. I have to take care your property in case of the emergency. समझ में आया? अब ये प्रोविजन मैंने बनाया ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जाम्पल विच यू हैव सेट। अब इस केस में हमने जो विजय का एग्जाम्पल दिया, जो वो चिल कर रहा था, यू विल नॉट से दैट विजय इज बिजी इन हिज प्राइवेट लाइफ एंड चिल इन द कैनेडा। यस पेन, ऐसा नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते दैट प्रिंसिपल इज अ बिजी एंड द एजेंट ट्राई टू रीच आउट टू द प्रिंसिपल, बट बिकॉज ऑफ सम रीजन ही इज नॉट एबल टू रीच आउट द प्रिंसिपल, and because of that he have to take a necessary step to prevent the property of the principal. उसके बाद ही ये प्रिंसिपल की जगह विजय और कृष्णा कर देने का। समझ में आ रही बात? ऐसे ऐसे एग्जाम्पल से प्रोविजन बनाते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसे भी प्रोविजन लिखते हो तो इट इज वेलकम बाय द ICAI, वो आपको हकलेगी नहीं। चलो नेक्स्ट आते हैं बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब ऑपरेशन ऑफ लॉ से कैसे होता है आपको पता है? कंपनी हो गई, LLP हो गई, फर्म हो गई, ये जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है, तो यू आर द एजेंट फॉर द फर्म। जो भी आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, जो भी लॉ पर्सन की डेफिनेशन में आर्टिफिशियल पर्सन को एक्सेप्ट करते हैं, तो जो भी उसके लीगल रोग बिहाइंड द पर्सन होते हैं, हम उनको एजेंट मानते हैं। देयर इज अ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स एजेंट माने जाते हैं, LLP के ये लोग एजेंट माने जाते हैं, शेयर होल्डर के डायरेक्टर एजेंट माने जाते हैं। तो अगर कोई लॉ, कोई कानून आपको बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब कानून अपने आप में ही किसी पर्सन को डायरेक्ट करता है कि दिस इज यू आर एजेंट, तो आप एजेंट ही हो। आप चिक चिक के बोलने पर भी कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कानून में लिखा है कि आप एजेंट हो तो आप एजेंट हो। दुनिया इधर जाए या उधर जाए, आप एजेंट हो। अगर स्पेसिफिकली ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या लिखोगे? अगर कानून आपको एजेंट की तरह ट्रीट करेगा तो आप एजेंट बन जाओगे, चाहे वहां पे अग्रीमेंट हो या ना हो। आप वहां पे कोर्ट नहीं कर सकते, अरे आई डोंट हैव अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, आई डोंट हैव अ रिटर्न अग्रीमेंट। अरे भाई इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं, लॉ आपको ट्रीट ही वही करता है। नेक्स्ट, राइट ऑफ अ पर्सन हैज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज ऑथोरिटी। फॉर एग्जाम्पल, रेटिफिकेशन की बात हो रही है, ये पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले मेरी स्टोरी सुन लो, इसमें क्या हुआ है।
अब बात ये हुई है कि कृष्णा और विजय के बारे में बात हो रही है। विजय को अपनी गाड़ी बेचनी थी, ऐसा उसने सुन लिया, और ये क्या कर लेता है, मतलब इसके दिमाग में है कि अरे भाई कृष्णा, मेरे को मेरी गाड़ी सेल करने की इच्छा हो रही है, करूँ या ना करूँ, ऐसा वैसा उसको बात कर रहा था। कृष्णा इसके वर्ड सीरियसली ले लेता है, और रोनित भी कृष्णा के पास बोलता है यार मैं सोच रहा हूँ एक सेकेंड हैंड कार ही ले लूँ। तो ये क्या कर देता है, विदाउट द अथॉरिटी गिवन बाय द विजय, कृष्णा सेल विजय's कार टू द रोनित। क्या बोला मैंने, आपको समझा क्या? फिर वो वापस इंस्टॉलमेंट में ही आ गया ना। नहीं ना भाई, देख क्या हुआ, ये जो विजय है ना, विजय एक मस्त सी जगह बैठे थे, हाथ में 2 ग्लास थे कृष्णा के साथ, जूस के, कौन सा? जूस, पाइनएप्पल, एप्पल, पॉकेट मॉकटेल, मॉकटेल, मॉकटेल जूस थे, बैठे थे मस्त एक रेस्टोरेंट में, और वो अपनी सुख दुख शेयर कर रहे थे, जीवन के सुख दुख, यू नो ना, सबके जीवन में सुख दुख होते हैं। उसमें एक सुख दुख ये भी था, यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं न्यू कार ले लूँ और मेरी जो ओल्ड कार है वो सेल कर दूँ, ऐसा कृष्णा से वो बात कर रहा था। कृष्णा ने बाकी सब बातें छोड़ दी और ये बात को पकड़ लिया। यहाँ से इनकी मीटिंग एंड हुई और कृष्णा जा ही रहा था घर, रास्ते में उसको मिल गया रोनित। रोनित के साथ भी इसने सुख दुख की बात की, उसमें एक बार ये भी थी, अरे मैं सोच रहा हूँ पैसा मैंने ज़्यादा कमा लिया, एक कार ही ले लेता हूँ, बट इतना भी नहीं कमा लिया कि मैं नई कार लूँ, एक काम करता हूँ मैं पुरानी कार ले लेता हूँ। ये बोलता है कि भाई कृष्णा, कृष्णा बोलता है अरे ऐसी बात है, तेरा भाई कब काम आएगा, मैं तेरे को एक मस्त सी कार देता हूँ, अपनी दोस्त की है। मतलब कौन सी दोस्त की, याद है तेरे को, अपने क्लास में था एक, कौन, विजय, उसकी कार है, ही हैव अ गुड कार, उसकी मस्त तबीयत भी एकदम खास है, और वो न्यू कार ले रहा है तो इसलिए उसको पुरानी कार सेल करनी है, तो तू ले ले वो कार, बहुत अच्छी है, गारंटी में देता हूँ, एकदम चंगी है। बोलता कृष्णा यार तेरे को तो बड़ा नॉलेज है कार का, तू बोल रहा है तो अच्छी होगी, ये ले टोकन, ले ले मेरे को कार। ऐसा कौन बोला, रोनित बोला, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये जो कार थी इसकी प्राइस थी 30 लाख रुपए एक्चुअली मार्केट वैल्यू, इसने वो कार 40 लाख में बेच दी। मार्केटिंग स्किल बोलते हैं, कृष्णा हैव अ गुड मार्केटिंग स्किल, मिट्टी को भी सोने के भाव में बेच सकता है वो। तो अब विजय को ये बारे में पता चला कि भाई ये बंदे ने, मैंने तो बस ऐसा ही बोला था, इसने तो प्रैक्टिकल कर दिया, बट भाई भाव तो भी सही है, 30 लाख मार्केट में मिल रहा है, ये 40 लाख दे रहा है मेरे को। अब देखो, अगर कोई बंदा, अगर कोई पर्सन कोई एक्ट करता है विदाउट ऑथोरिटी एज लाइक एजेंट, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में प्रिंसिपल की पोजीशन क्या होगी, प्रिंसिपल बोले तो कौन, विजय, प्रिंसिपल की पोजीशन क्या होगी इस केस में, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। क्या हो गया बेटा, वॉइडेबल होगा। देखो अब ये वैलिड भी हो सकता है, ये क्या होगा, वॉइड भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो वैलिड कैसे होगा, उसको लग रहा है ओ मार्केट से मेरे को अच्छे रेट मिल रहा है, चलो ठीक है, 40 जो 10 लाख का टोकन दिया है वो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो ये रेटिफिकेशन माना जाएगा, बट ये रेटिफिकेशन कैसा है, इम्प्लाइड रेटिफिकेशन है। उसने बोला नहीं कुछ, उसने 10 लाख रुपए लिया, जेब के अंदर डाल दिए, दैट यू आर अग्री, यू आर गोइंग टू सेल योर कार। एक बार अगर आपने 10 लाख रुपए जेब के अंदर डाल दिए, ऐसे होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता। या वो बोल सकता है भाई मैंने तेरे को बस बोला था, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट, इसका मतलब ये नहीं तो मेरे तरफ से मुझे रिप्रेजेंट करके डील करके आ जाएगा, मैं नहीं दे रहा हूं। अब इस केस में कृष्णा को अगर उसने 10 लाख रुपए दिए तो रिटर्न करने पड़ेंगे, पार्टी जैसी थी वैसी चली जाएगी, रिस्टोर हो जाएगी अपने पोजीशन में। समझ रहे हैं आपको मैम, ये तो स्टॉपल हो गया ना। अरे कैसे स्टॉपल हो गया, स्टॉपल का पहला कंडीशन सुनो, प्रिंसिपल ने इस पर्सन को बताना चाहिए, शो करना चाहिए दैट ही इज माई एजेंट। यहाँ पे केस में कहा विजय कुछ शो कर रहा है रोनित को दैट ही इज माई एजेंट,
कृष्णा और रोनित और विजय तो मिल भी नहीं रहे हैं, तो ये स्टॉपल तो हो ही नहीं सकता, बट कुछ तो होगा। तो क्या होगा? तो इस केस में अगर कोई पर्सन एक्ट करता है एज अ एजेंट विदाउट ऑथोरिटी, तो उस केस में प्रिंसिपल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कर सकता है। अब इस केस में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड भी कर सकता है। अगर वो वैलिड करता है तो वो इम्प्लाइड भी अपना एसेट इम्प्लाइड भी रेटिफिकेशन दे सकता है या एक्सप्रेस भी रेटिफिकेशन दे सकता है। इम्प्लाइड कैसे देगा? अगर उसने 10 लाख रुपए ऑफर किए और अपने जेब में रख दिए, इम्प्लाइड दैट आई एम एक्सेप्टिंग विच डील यू हैव क्लोज। या उसको ये भी बोल सकता है, अच्छा ओके तूने 40 लाख में किया ना, ठीक है तू कर दे, मैं भी रेडी हूं। अगर उसने डायरेक्टली रिटर्न भी ये बोल दिया या वर्ड से भी ये बोल दिया तो भी चल जाएगा। एक्सप्रेस रेटिफिकेशन और इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। आपको समझ में आया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी? अभी देखो ये क्या है, राइट ऑफ अ पर्सन एज अ एक्ट। एक पर्सन के राइट क्या है, प्रिंसिपल के राइट क्या है? अगर कोई पर्सन एक्ट करता है विदाउट हिज ऑथोरिटी, वेयर एक्ट आर डन बाय वन पर्सन, कोई एक पर्सन से एक्ट होता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, किसी और पर्सन के लिए, बट विदाउट उसके नॉलेज के, विदाउट उसके ऑथोरिटी के, ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और डिसओन सच एक्ट। एक तो वो रेटिफाई करेगा, दैट इज अलाउ करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा, वॉइड कर देगा। इफ ही रेटिफाई देम, अगर वो अलाउ कर देता है तो उसका इफेक्ट फॉलो होगा जैसे आपने परफॉर्म का प्रॉमिस किया है अथॉरिटी को। इन सिंपल वर्ड रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूव द प्रीवियस एक्ट। आपने जो प्रीवियस एक्ट किया है उसको हम अप्रूव कर रहे हैं रेटिफिकेशन का। 1 मिनट मतलब क्या, आपने जो 10 लाख रुपए एडवांस लिए हैं ना, टोकन लिया है, हम आपको अप्रूव कर रहे हैं। समझ में आ रही है आपको बात? रेटिफिकेशन का मीनिंग मतलब आपने जो प्रीवियस एक्ट किया, प्रीवियस मतलब मेरे कंसेंट के पहले आपने जो एक्ट किया मैं उसको अप्रूव करता हूं। और ट्रांजैक्शन रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हमने ये भी बात देखा, रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। कृष्णा विजय कृष्णा को बोल सकता है तूने जो किया तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं कार बेचने के लिए रेडी हूँ, बाय वर्ड ये बोल सकता है, लिखित स्वरूप में दे सकता है कृष्णा आज से तूने ये जो किया है वो अलाउ है। नहीं तो वो 10 लाख रुपए अपने जेब में रख के बोल सकता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। एक बार इम्प्लाइड या एक्सप्रेस रेटिफिकेशन हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद ये चाहकर भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ नहीं सकता। ये बोले तो कौन? प्रिंसिपल विजय हो ना। रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस इम्प्लाइड ये हमने बात की। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन एक्स हु। ओके ये एग्जाम्पल आप एक बार रीड करो, ऊपर का रीड करो, फिर हम ड्रॉ करते हैं। जहाँ पे ज़्यादा हो गया ना ऐसा बता देना। आई नो अब ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे हम लिखने का। ऐसे हाइपर नहीं करने का दिमाग को, समझ समझ के पढ़ो। देखो एग्जाम्पल क्या बोलता है, वाई प्रिंसिपल है, एक्स एजेंट है, जेड एक सप्लायर होगा,
एक्स एजेंट है, 10 जनवरी को क्या करता है, वो कुछ गुड क्रेडिट से परचेस करता है जेड से, जिसकी अथॉरिटी वाई ने नहीं दी है उसको। 20 जनवरी को वाई क्या करता है, भाई एक्स ठीक है तूने मेरे से परमिशन नहीं ली बट मैं रेटिफाई करता हूँ, मैं ही पे करूँगा। अगर ये रेटिफाई नहीं करता तो उसको सब रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो अपने जेब से पे करना पड़ेगा। बट अगर वाई ने रेटिफाई कर दिया 20 जनवरी को तो वाई विल पे। तो हियर इन दिस केस जो वाई ने रेटिफिकेशन दिया है, दैट इज एक्सेप्टेंस दिया है, जो भी आपने एक्ट प्रीवियस किया विदाउट माई कंसेंट प्रीवियसली, जब आपके पास अथॉरिटी नहीं थी गुड क्रेडिट पे लेने की, तभी भी आपने ली, मैं रेटिफाई करता हूँ, मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपने जो कर्म कांड किए हैं। समझ में आई बात? आपको कुछ चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपको मोबाइल फ़ोन चाहिए, आप जाते हो उधारी पे मोबाइल लेके आ जाते हो, उनको बोलते हो कि पापा ने बोला मुझे मोबाइल लेके आने के लिए, हालांकि पापा ने ऐसा कुछ नहीं बोला होता है। आप फिर हिम्मत लगा के मम्मी से पहले मम्मी को कन्विंस करते हो, फिर आप दोनों मम्मी और आप मिलके पापा को कन्विंस करते हो, पापा मेरे को ना बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट बनाना था कॉलेज का, उसके लिए आई नीड iPhone 16 Pro Max। आ भी आएगा 17? कब आया? आपको नहीं पता ऑरेंज कलर अच्छा वो 17, ओके यस, वो 17 है क्या? आई थॉट 16 प्रो है। हाँ कुछ काम का नहीं है वो। तो पापा मुझे 17 प्रो भी आया क्या? 17 प्रो मैक्स आ गया प्रो मैक्स आ गया, तो 17 प्रो मैक्स चाहिए था। तो वो बहुत अर्जेंट था, और अर्जेंट था इसलिए मैं शॉप पे गया और मैं उठा के लेके आया। अब इस केस में पापा आपको जूते से चप्पल भी बजा सकते हैं, नहीं तो आपने जो कांड किया है उसको जाके पेमेंट भी कर सकते हैं। पापा इस केस में प्रिंसिपल थे, क्योंकि आपने शॉपकीपर को जाके यही बताया मैं पापा के बिहाफ में आया हूँ, क्योंकि आपके ऊपर तो शॉपकीपर भरोसा करने वाला है नहीं। अब इस केस में अगर पापा एक्सेप्ट कर देते और जाके पैसे दे देते, मतलब पापा रेटिफाई करते हैं। अगर पापा ने आपको चप्पल बजाई तो आपको चुपचाप से वो फोन वापस करना पड़ेगा, लोग अपने अपने पोजीशन में वापस। कभी कभी चप्पल मारते बाहर में फेंक देता है। इंसान बाहर फेंक जाता है ना। आपने पापा से मार खाई है क्या? लड़कियों ने तो बहुत कम खाई होगी, नहीं खाई होगी ना? खाई है? आपने नहीं खाई है? पापा की परी हो, खाई है? नहीं खाई है? हाँ, मम्मी से खाई है, पापा से नहीं खाई है। आप लोग, हमको तो आते जाते उठते बैठते मिलती रहती है बोलना नहीं। आप पापा के परा हो? सॉरी सॉरी। तो हम बात करेंगे जो भाई मार हमने भी खाई है। पहले हमारे इधर ना बेशरम की छड़ी मिलती थी, बेशरम की छड़ी, जो जिसका वुडन ग्रीन कलर का होता है ना, ओके, उसकी काड़ी होती है ऐसी लंबी, हीट है वो इतना, थिकनेस उसकी ग्रीन कलर की, उसको बेशरम का झाड़ बोलते हैं। बेशरम की काड़ी और बेशरम इंसान, धड़ 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 पटके मिलते थे। दोपहर को अगर बाहर गए, ऐसे मारते 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 हम दौड़ रहे, पापा पीछे से मारे, हो गए नहीं स्कूल, दे दन दनादन दे दनादन। आपने नहीं खाया ना? अभी के बच्चों को तो मार ही नहीं मिलती। तो ऐसा होता है, अगर आपने बदतमीजी की मोबाइल वाली तो पापा एक तो रेटिफाई करेंगे, दैट इज द रेटिफिकेशन। और रेटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? एक तो बोल देंगे आपको ठीक है बेटा टेंशन मत कर, आई नो तेरा प्रोजेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं समझ सकता हूँ, मुझे फैसिलिटी नहीं मिली तो क्या हुआ, मेरे बेटे को सब मिलना चाहिए, ऐसे जो आप नहीं सुनोगे वो हो सकता है, ऐसे बोल के भी हो सकता है। तो ये क्या होगा? एक्सप्रेस रेटिफिकेशन होगा। या तब पापा ने कुछ नहीं बोला, पापा एकदम शांत, कुछ भी नहीं बोला, और पापा शॉप पे गए और फोन पे पैसे दे के आ गए, इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। समझ में आई बात? पैसे देने के बाद जूते से मारा वो अलग बात, बट ठीक है, समझ में आई बात आपको? चलो देख लो एक बार सारी चीज़ें, अगर कंप्लीट है तो फिर हम इसेंशियल एलिमेंट पे जाएंगे आफ्टर अ ब्रेक लिटिल बिट। आई नो आपका दिमाग पूरा हिल गया है। देखना वो कैसे एक पैर पे खड़ा होता है ब्रेक के मामले में। इसके बाद लिखते हैं फिर पढ़ते हैं, ठीक है? कितने मिनट में हो गए? 20 मिनट्स।
20 मिनट्स खुद से किसी बोलते हैं यार। खुद से 20 ही बोलते हैं